35 लाख अफगान महाजरीन को पनाह दी, अपने दिल से उनको वेलकम किया। कोई अपोजिशन, कोई हुकूमत, किसी सियासतदान ने उसके खिलाफ बात नहीं की। ये आपने अपना दिल बड़ा किया और वो दुनिया की वो ताकतें जो हमें ह्यूमन राइट्स पर नसीहत पसंदी का मुकाबला किया, और इसकी अहमियत जब बढ़ जाती है जब आप अपने करीबी मुल्क में मशरिकी तरफ देखते हैं तो वहाँ इंतहा पसंदी अब जन्म पा रही है। तो अगर ये मुश्तरका अंदाज से पाकिस्तान की खातिर जो पाकिस्तान के मामलात हैं उसमें कानून साजी करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग बार बार पूछते हैं कि आप सब लोग एक पेज पर हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे इदारे, अफवाज पाकिस्तान, जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द मीडिया एक पेज पर हैं। कहां कि हम सब ये चाहते हैं कानूनी, माशी, माशरती इंसाफ हो, सब एक ही डायरेक्शन में। हम सब ये चाहते हैं कि करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये एक पेज हुआ। हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो रुकावट आए हम उसको उबूर करें, ये एक पेज हुआ। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान के सारे इदारे एक पेज पर हैं। जी सर, पार्लियामेंट से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मामलात में सारे इदारे एक पेज पर हैं। असल में आरिफ अलवी साहब बहुत समझदार आदमी हैं, एक सियासी वर्कर शुरू से रहे हैं, डेंटिस्ट तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनके वालिद जो थे वो भी इस तरह एक्टिविस्ट थे। वो शराब नोशी की दुकानें उन्होंने बंद कराई थी और कैंपेन चलाई थी। शायद जमात के रुकन भी थे, जमात इस्लामी के, लेकिन इसके साथ भी वो बहुत मादर मिल्लत के या नेहरू ख़ानदान में किसी के ये डेंटिस्ट भी रहे हैं। बहुत मज़े के आदमी थे। 1-2 बार मैंने सफ़र किया उनके साथ। आरिफ अलवी के साथ तो खैर खासा हमारा इंटरेक्शन था रहा कई हवालों से। अब ये एक पॉलिटिकल आदमी जो है वो सदारत की जकड़बंदियों में जकड़ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो कोशिश करते हैं अपनी बात कहने की, और वो कोशिश ये भी करते हैं कि वो जो इल्ज़ाम लगता है आमतौर पर पर्ची से बोलते हैं, ये ना बोलें जैसे इमरान बोलते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस पर आदमी सोचता है। अपोजिशन ने बाइकाट किया तो वो बाइकाट उनका ये एक ट्रेडिशन बन गई है हमारे यहाँ। ये ज़ियाउल हक तो तकरीर कर लेते थे, उसके बाद ये गुलाम मुस्तफ़ा खां के ज़माने से गो गो बाबा गो की एक नारे रखने शुरू हुए और लोग जाते थे। और कम हुआ है कि सदर की तकरीर जो है ना वो एहतमाम के साथ जब कुछ सुनी गई हो। मुशर्रफ के ज़माने में भी शोर पड़ता था और चलता था। लेकिन एक बात यह है कि सदर की तकरीर चूँकि आइन का तकाजा है, इसलिए चाहिए तो ये कि अपोजिशन को भी वो गौर से सुने। लेकिन जब वो गौर से तकरीर सुनेंगे तो फिर अब उसमें एक बहस और चल गई है, यानी कि ये बहस चल गई है कि जो सदर तकरीर करेगा वही तकरीर होगी जो हुकूमत के बिहाफ पे वो कर रहा है। गोया तकरीर हुकूमत ने उसे दी होगी, अप्रूव की होगी और वो कर रहा होगा। अगरचे ये पार्टी के रुकन रहे हैं, चूँकि यानी अब तो पार्टी में नहीं है क्योंकि सदर तो पार्टी का नहीं होता, लेकिन जब इनको पार्टी की तकरीर करनी पड़ती है तो ज़रा मुश्किल लगता है कैसे की जाए, क्यों की जाए और क्या अंदाज़ा किया जाए। ऐसी सूरत इनकी थी जिसमें इन्होंने बताया कि हम पाकिस्तान उस पॉइंट पे पहुंच गया है जहां हम तरक्की की रास्ते पे खोलने वाले हैं। बहुत सी बातें जो शायद लोग अभी सुनना नहीं चाहते, और लेकिन वॉकआउट तो वैसे ही एक रवायत है, वो तो किया ही है, और वॉकआउट करने वालों ने बाहर आके फिर जी उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं पहले, फिर इसकी तरफ आते हैं। ने उन नौजवानों के सवाल का जवाब दिया जो आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले खड़े होकर ये सवाल कर रहे हैं कि वो 1 करोड़ नौकरियां का जो वादा किया गया था वो कब पूरा होगा। 2 साल गुजरने के बाद वो 50 लाख घरों का वादा कहां गया। जो महंगाई को कंट्रोल करना चाहते थे, जो गरीब के चूल्हे जो है वो जलाना चाहते थे, वो महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही। आम आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी से लाचार हो चुका है। 2 वक्त की रोटी से। मुझे ये बताएं क्या सदर मुमलकत जो पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, जिनका एक आईनी ओहदा है, उन्होंने अगर आकर तहरीके इंसाफ के कारकुन की तरह हाँ में हाँ मिलानी है तो वो कोई सदर मुमलकत का खिताब नहीं है। इस वक्त मईशत और तबाही का जश्न मनाया जा रहा है 2 साला, और हर तरफ जो है लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इश्तिहार लगाए जा रहे हैं। मुल्क जो है इनसे 2 साल में संभालना तो बहुत दूर,
ये माइक्रो और मैक्रो हर सतह के ऊपर मुल्क को तबाही की तरफ लेके हैं। इनके पास इस वक्त कोई ना हुकूमत का जवाब है और इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जो है वो को मुतहदा लाए अमल अशूरे के बाद जो है उसका ऐलान करेगी। जी सर, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये हुकूमत मुल्क को हर सतह पर तबाही की तरफ लेकर जा रही है। असल में परवेज अशरफ साहब ने भी पीपल्स पार्टी की तरफ से और इन्होंने नून लीग की तरफ से वही पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, उनके राब्ते भी हुए हैं, फजल रहमान से हुए थे, अब बिलावल से भी हुए हैं। उन्होंने केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाला हुआ था कि मुझे मफरूर करार दिया गया है और मैं तो जमानत पे हूँ। हाई कोर्ट ने बड़े संजीदा किस्म के सवाल उठा दिए। अब उन सवाल के बाद आज इन्होंने एक टैक्टिक्स ये किया कि वो केस विड्रॉ कर दिया। चुनाचे फैसला उनको ये करना पड़ा अदालत को कि ये लोग जो हैं ये यानी कि दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। ये टेक्निकल बहसें जो वहाँ हो रही हैं ये सब बताती हैं कि शायद नवाज शरीफ अब पॉलिटिक्स में एक्टिवली हिस्सा लेना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर ये सूरत होगी तो यकीनी तौर पर लोग इस मंजर के भी मुंतजर हैं कि कब वो दिन आता है, कब वो सूरज तुलू होता है, जब वो अपने पुराने महबूब लीडर को एक्टिव होता हुआ देखेंगे। सर, इसी पर बात करने के लिए हमें सीनियर तजियाकार मजहर बल्लाज साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। जी, मजहर बल्लाज साहब बहुत हमारे जिम्मेदार किस्म के तजिया नगार हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर बल्लाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मीर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या हालात है जी? अब वो अपोजिशन तो एज यूजुअल वॉकआउट करती है और कोई नई बात नहीं। जी जी, मैं आपको मीर साहब आपको तो सारी तारीख आपके सामने है। जी जी, ये मंजर हम देख रहे हैं। गुलाम शाह खान जब बिल्कुल ठीक तो बेनजीर ने नारा लगाया था गो बाबा गो। जी जी, फिर उसके बाद गो लगारी गो हुआ, फिर गो मुशर्रफ गो हुआ। तो हर दौर में ही हर दौर की अपोजिशन इसी तरह वॉकआउट करती है और सदर मुमलिकत खिताब करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ शायद सुनने का हौसला नहीं होता लोगों में। कोई भी पार्टी हो अपोजिशन में उसको सुनना चाहिए। आपका सदर एक मर्तबा खिताब कर रहा है और वो आपकी रियासत का सरबराह है, आपको सुनना चाहिए कि वो क्या कहता है। और उसकी तकरीर के बाद आपने जब सेशन होगा तो उस पर बहस भी करनी है। ठीक है। तो ये तमाशा एक अरसे से पाकिस्तान में लगा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। कोई भी सदर हो, कोई भी अपोजिशन हो। ये एक जमाने में ये था कि जब ज़ियाउल हक तकरीर आगाज किया था तो जुनेजो ने ये बात शुरू की थी कि सदर को वही तकरीर करनी है जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू हो। शायद लिखी हुई तकरीर भी भेज दी थी जो ज़ियाउल हक ने नहीं की थी। तो ये हम इस मामले में सदर को इंडिपेंडेंस न दे कि जरा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं। हुकूमत पर भी अगर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो गुफ्तगू कर लें। मीर साहब, असल में हमारा जो सिस्टम है ये बड़ा अजीबोगरीब है। आपको अंदाजा है, आपको इल्म है कि यहाँ तक बात होती है कि जब सदर मुमलिकत ताकतवर होता है तो सारे लोग ईवान सदर का तवाफ करते हैं। ठीक बात है। जब वजीर आजम हाउस ताकतवर होता है तो सारे लोग वजीर आजम हाउस का तवाफ करते हैं। अब इसी सदी में आप देखिए कि आगाज में जनरल परवेज मुशर्रफ सदर था तो सारे उधर तवाफ करते थे, वजीर आजम को कोई पूछता नहीं था। फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी सदर बन गए तो उस वक्त भी सारा लोगों का तवाफ का चक्कर ईवान सदर की तरफ था। फिर उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ बनते हैं सदर तो फिर वजीर आजम की हाउस की तरफ लोगों का रुख हो जाता है। ठीक है। और अब इमरान खान का वजीर आजम है तो अब भी लोगों का रुझान तो आपका ज्यादा वजीर आजम हाउस की तरफ है। ठीक बात है। हाँ, उस तरह ये अजीबोगरीब सिस्टम बन गया हमारे यहाँ जी। जिधर ताकत उधर सब लोग जी, यही लगता है। उधर सब लोग, ओदों का नहीं जी, ईमान को बयान किया जाता है। बहुत शुक्रिया मजहर बल्लाज साहब आपका। बहुत हमने मुख्तसर सी बात आपसे की लेकिन बहुत आपने कम्पैक्ट बात करके बड़ी जामियत के साथ उसका इजहार कर दिया। यही सूरत हाल है हमारे यहाँ।
جو شروع ہوا ہے کہ گو بابا گو سے، وہ پھر گو لگاری گو مشرف گو وغیرہ وہ چلتا جا رہا تھا، اور وہ رسم کو زیادہ اچھی نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے گی۔ جی سر، یہاں پہ بریک لینی ہے مجھے، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ کرکٹ کی دنیا میں نئے نئے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اس میں سلیم ملک نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں راشد لطیف پر۔ سجاد میر صاحب کو اس پر تجزیہ لیتے ہیں کہ یہ اصل میں ایکچوئل میں واقعہ کیا ہے، لیکن اس بریک کے بعد